हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट का पेपर 2 का सिलेबस। जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए भर्ती जो 2013 की वैकेंसी थी, जिसका एग्जाम 2015 में और 2016 में हुआ, उसके सिलेबस को आधार मान के हम लोग सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं और मोस्ट लाइकली इसमें इस बार भी कोई चेंज नहीं होने वाला। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सिलेबस में पढ़नी है और उसके लिए कहाँ से शुरू करके कहाँ तक पढ़ना है। मतलब 11th क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक पढ़ना है या फिर सिर्फ ग्रेजुएशन का पढ़ना है या 11वीं 12वीं से काम हो जाएगा या फिर पीजी तक पढ़ना है। तो एक बार हम लोग ओवरऑल थीम देखते हैं और साथ के साथ ये भी कोशिश करेंगे कि इसको पढ़ने में कितनी कॉम्प्लिकेसी आएगी। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जो सेकंड पेपर है उसका पेपर नंबर 1 है। तो देखिए 2 पेपर है। पेपर टू का पहला भाग जिसका नाम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पुस्तपालन एवं लेखांकन। तो पहला सिलेबस पुस्तपालन एवं लेखांकन। ये बात हम भली भांति सभी लोग जानते हैं कि इससे 25 सवाल आते हैं, 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो सेकंड पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 6 पेपर है। इस पेपर से 25 सवाल आएंगे। पिछली बार हर क्वेश्चन के 3 नंबर दिए गए थे, तो 25 × 3 75 नंबर का ये पेपर था। आइए इसमें देखते हैं कि इसमें सिलेबस में आखिर क्या क्या है। सबसे पहले तो हम ये समझें कि सिलेबस जहाँ पे दिया गया था उसमें ये लिखा गया था कि इसका जो स्तर है, इसका जो लेवल है वो ग्रेजुएशन लेवल रहेगा। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है, इसका लेवल ग्रेजुएशन लेवल का या बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये नहीं रहता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता, क्योंकि इन्होंने ये तो लिख दिया कि इस सिलेबस का स्तर ग्रेजुएशन का रहेगा, लेकिन जो टॉपिक दिए इसमें वो ग्रेजुएशन के हैं नहीं। कुछ टॉपिक इसमें से ऐसे हैं जो 11वीं क्लास के हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 12वीं क्लास के हैं। तो प्रैक्टिकली 11वीं 12वीं की किताबों से ही लगभग सिलेबस इसका पूरा हो जाता है, इसलिए इसका जो कॉम्प्लिकेसी लेवल है वो बहुत नीचे रहता है। दूसरा, जो बच्चे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनसे भी और जो कॉमर्स बैकग्राउंड के उनसे भी मैं बात कर रहा हूँ, क्या होता है कि कुछ बच्चों के मन में एक ज़बरदस्ती का डर बैठा हुआ है, फोबिया है। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले टीचर्स भी डरा देते हैं कि अकाउंटिंग में ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अकाउंटिंग का चैप्टर जब शुरू होता है तो चैप्टर की जो शुरुआती बेसिक बातें होती हैं, अगर उनको ठीक से पढ़ लिया जाए तो वही आपको एग्जाम पास कराने में मदद कर देगा। क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि कॉमर्स में तो कॉम्प्लिकेटेड सवाल होते हैं बड़े बड़े। जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सवाल होता है उसको सॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए होता है, उसको सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए होती है। अगर हमारा पेपर एक क्वेश्चन 20 नंबर का पूछता तो हमसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछा जा सकता था। यहाँ तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो उसमें बड़ी कैलकुलेशन, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। पिछली बार 2 पेपर हुए हैं, 15 में और 16 में। दोनों पेपर से हमारा ये अनुभव है, इससे पहले के पेपर भी हमने देखे हैं, तो उससे हमारा ये एक्सपीरियंस है कि पेपर का लेवल बहुत आसान, बहुत नीचे का रहता है। बस ठीक से पढ़ाया नहीं जाता और बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं, एक रटी रटाई अप्रोच से काम करते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन की भाषा थोड़ी सी भी बदल जाए तो बच्चा वहाँ पर कोरिलेट नहीं कर पाता चीज़ों को। तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें बेहतर लगेंगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस में पहली चीज़ है जिसका नाम है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को हिंदी में हम बोलते हैं लेखांकन। तो लेखांकन के बारे में हमें पढ़ना है। अब क्या क्या पढ़ना है लेखांकन में? हमें पढ़ना है लेखांकन के अंदर मीनिंग, मतलब लेखांकन का अर्थ। लेखांकन के अर्थ के साथ साथ हमें पढ़ना है लेखांकन का नेचर, मतलब लेखांकन की प्रकृति। हमें पढ़ना है लेखांकन के फंक्शन या लेखांकन के कार्य। हमें पढ़ना है लेखांकन की उपयोगिता और हमें पढ़ना है इसके साथ साथ टाइप ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के प्रकार, और अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, प्रथाएं और अवधारणाएं। ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। अब अगर आप मेरे से बात करें कि ये चैप्टर कितना मुश्किल है, अकाउंटिंग की क्लास में जब बच्चा पहली बार एडमिशन लेता है, मतलब 10वीं के बाद जब बच्चा पहली बार एडमिशन लेता है स्कूल में और कॉमर्स का विषय, वाणिज्य का विषय ले लेता है, तो पहली दिन क्लास में उसको जो पढ़ाया जाता है वो ये टॉपिक्स हैं। 11वीं क्लास का शुरुआत का पहला टॉपिक ये है। तो बहुत आसान है, हमें सिर्फ ये पढ़ना है जैसे हम सब विषय के बारे में पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए आपसे कोई पूछे कि बताओ विज्ञान, जीव विज्ञान क्या है, आपसे कोई पूछे कि बताओ भौतिक विज्ञान क्या है, आपसे कोई पूछे सामाजिक विज्ञान क्या है, राजनीति विज्ञान क्या है, ठीक वैसे ही हमें यहाँ पे सिर्फ ये पढ़ना है कि लेखांकन या अकाउंटिंग क्या होता है। अलग अलग लोगों ने, अलग अलग संस्थाओं ने इसकी परिभाषाएं क्या दी हैं, लेखांकन किया क्यों जाता है, इससे क्या फ़ायदे किसी ऑर्गेनाइजेशन को होते हैं, अकाउंटिंग करते क्यों, फ़ायदा क्या हो रहा है। जब लेखांकन हम लोग करते हैं
तो लेखांकन से अलग अलग क्षेत्रों से जोड़ के देख सकते हैं। हम ये पढ़ सकते हैं कि एक विज्ञान है, कला है, क्या है। इसके साथ साथ लेखांकन में एक इक्वेशन या एक समीकरण बनता है, छोटा सा समीकरण होता है, तो हमें वो पढ़ना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन या लेखांकन समीकरण कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानना है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ ऐसी अवधारणाएं, कुछ ऐसी प्रथाएं होती हैं जिनको मानकर लेखांकन किया जाता है। अकाउंटिंग का काम जब हम करते हैं तो कुछ प्रथाओं को मान के करते हैं, तो वो मान्यताएं, वो प्रथाएं, वो अवधारणाएं कौन सी हैं, वो हमें पढ़नी है। और इसके साथ साथ पढ़ना है कि लेखांकन के ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जो सामान्यतः स्वीकृत हैं, मतलब जिसको सभी लोग मानते हैं, जिसको हम गैप या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। तो पहली यूनिट जो है वो हद से ज़्यादा सरल है, और इसमें तो यूँ समझें कि जैसे मान लो क्लास में हम लोग नोट्स जब आपको बनवाएंगे तो जो नोट्स बनाएंगे उसके बाहर से इसमें से सवाल नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई करंट अफेयर इसमें जुड़ जाना है, ऐसी चीज़ नहीं है जो रिसर्च का मुद्दा है। सदियों से ये टॉपिक किताबों में जुड़े हुए हैं, तो जो सभी किताबों में लगभग एक जैसी सी चीज़ है, अगर हम सबको कवर कर लें, इन सारी चीज़ों को कवर कर लें, तो इसमें बाहर से आने का स्कोप नहीं है। और इसमें से 2-4 सवाल तो पक्के आएंगे, 25 में से 2-4 सवाल यहीं से देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगला है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं लेखांकन की प्रक्रिया। तो अगला है हमारा लेखांकन प्रक्रिया या अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में हमें क्या पढ़ना है, देखिए हल्का सा मैं आपको यहाँ जस्ट मामूली सी बात बता देता हूँ। लेखांकन होता क्या है, अकाउंटिंग कहते किसे। जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो तो जानते हैं, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें। बहुत आसान है, अकाउंटिंग जैसा आसान काम दुनिया में कोई बना नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति व्यापार करता है, बिजनेस करता है, तो बिजनेस में सारे दिन व्यापारिक घटनाएं होती हैं। जैसे कोई आया सामान ले गया, कोई आया जिसने आपको सामान कुछ दे दिया, किसी ने पैसे ले लिए, पैसे दे दिए, मजदूरी चुका दी, बिजली का बिल भर दिया। इस तरह के लेन देन व्यापार में सारे दिन चलते रहते हैं। अब व्यापारी के दिमाग की एक क्षमता है, कैपेसिटी है, सारी चीज़ें याद थोड़ी रख सकता हो। तो क्योंकि मानव बुद्धि की एक कैपेसिटी, एक क्षमता है, हर चीज़ को याद रखना संभव नहीं है, इसलिए हम सभी चीज़ों को लिख के रख लेते हैं। अब जब हम लिखेंगे तो लिखने के एक तो होता है रफली कुछ लिख लिया, एक होता है किसी चीज़ को क्रमबद्ध तरीके से, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सिस्टमेटिक, व्यवस्थित रूप से लिखा। तो वो व्यवस्थित रूप से लिखने की जो कला है ना, वही बुक कीपिंग और अकाउंटिंग कहलाती है। हालांकि उसमें डिफरेंस है, लेकिन फिलहाल हम बेसिक समझ रहे हैं, तो उसी को हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग कहते हैं। तो अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस में होने वाले लेन देनों को लिखने की एक कला है। क्यों लिखना? क्योंकि मानव बुद्धि की सब चीज़ों को याद रखने की क्षमता नहीं है। अब ये मुश्किल होती ना, तो इसको करने के लिए हमें कहीं से PhD करके आनी पड़ती, लेकिन ये मुश्किल है नहीं। आप सोचिए आपकी गली में कोई छोटी सी दुकान है राशन की, जो दुकान का मालिक है वो भी तो दिन रात अकाउंटिंग कर रहा है। तो दुकान का मालिक लिखता नहीं है कि मैंने किस किस को उधार माल दे दिया, वो ये लिखता नहीं है कि मैं कितने रुपए का सामान खरीद के लाया। क्या उसको ये नहीं पता कि एक महीने में उसने दुकान में कितने पैसे कमाए? जब उसको सारी बातें पता है, इसका मतलब लेखांकन तो वो भी कर रहा है। तो जब एक आम आदमी बिना पढ़े लिखे लेखांकन कर लेता है, तो हम क्यों नहीं कर लेंगे? और उसको छोड़ो, सब्जी वाला, चाय वाला, गली में जितने लोग घूम रहे हैं छोटे छोटे ठेले लेके, वो भी तो ये काम करते हैं। तो वही अकाउंटिंग है बेसिकली, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो अकाउंटिंग करते हैं अपने तरीके से, अब बिना नियमों के। हम जब अकाउंटिंग करेंगे तो कुछ नियमों के अधीन करेंगे, तो हमें वो सारे नियम पढ़ने। लेखांकन की प्रक्रिया हमें पढ़नी है कि लेखांकन प्रक्रिया कौन सी होती है। तो मैं आपको फिलहाल ये बता देता हूँ कि अकाउंटिंग प्रोसेस जो है उसमें कई सारे अलग अलग स्टेप्स होते हैं, अलग अलग चरण होते हैं। वो सारे चरण हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। जैसे पहला चरण होता है जर्नल एंट्री करना, जिसको हम लोग दैनिक बही, रोजनामचा बोलते हैं। तो जर्नल एंट्री या रोजनामचा कैसे बनता है ये हमें सीखना है। हमें सीखना है लेजर कैसे होता है। लेजर का मतलब होता है खाता बही। तो ये जो यहाँ पे रोजनामचा में लिखा, उसकी खाता बही कैसे बनेगी। खाता बही बनाने के बाद हम हर चीज़ की एक समरी, एक स्टेटमेंट बनाते हैं। तो वो समराइजेशन कैसे होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस या तलपट, वो कैसे बनेगा। उसके बाद हमें पढ़ना है कि अंतिम खाते कैसे बनेंगे। तो प्रैक्टिकली लेखांकन में सबसे पहले रफली चीज़ों को लिखा जाता है, फिर छटाई या वर्गीकरण होता है, फिर उसकी समरी या संक्षिप्त बनाते हैं हम, और फाइनली उनसे हम लोग ये परिणाम ढूंढते हैं कि व्यवसाय को कितने पैसे लेने देने हैं, संपत्तियां कितनी हमारे पास और लाभ हानि कितना हुआ। ये सारा का सारा हम लोग इस चरण में पढ़ेंगे। ये यहाँ तक का जो सारा काम है ये भी 11वीं क्लास की किताब से ही चल रहा है, इसमें कुछ आगे की कहानी आई नहीं है अभी, तो बेहद आसान है। अब सोचिए एक 10वीं पास बच्चा जब स्कूल में जाके बैठता है, अगर वो ये चीज़ सीख सकता है तो आप सब तो ग्रेजुएट हैं, और हम ग्रेजुएट हैं, इंटेलिजेंट हैं। ढंग से पढ़ाया जाएगा तो बहुत आराम से आप इनको सीखोगे। और हम यहाँ पे, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 25 में से 25 नंबर आएंगे अगर आपने ढंग से पढ़ा। एक नंबर भी नहीं कटेगा, 25 के 25 क्वेश्चन ठीक। उसके बाद अगला है प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को हिंदी में हम बोलते हैं बैंक समाधान विवरण। तो अगली चीज़ हमें पढ़नी है कि बैंक समाधान विवरण कैसे बनता है। ये बैंक समाधान विवरण क्या
क्या होता है, बेसिकली हम लोग बैंक में जब लेन देन करते हैं, बैंक में पैसे जमा कराए, बैंक से पैसे निकाले, तो दो जगह उसको लिखा जाता है। एक तो मैं व्यापारी हूं तो मैं अपनी किताबों में लिखता हूं कि आज मैंने बैंक में पैसे जमा करा दिए, आज बैंक से पैसे निकाल लिए। दूसरी तरफ ये सारी बातें बैंक भी लिखता है कि व्यापारी आज पैसे जमा करा गया, व्यापारी आज पैसे निकाल के ले गया। इन दोनों जगह सेम बात लिखी होनी चाहिए। अगर सेम बात लिखी है तो दोनों जगह सब चीज़ मिल जानी चाहिए, मिलान हो जाना चाहिए, लेकिन मिलान हो नहीं पाता। मैं कहता हूं कि बैंक में मेरे 1 लाख रुपए पड़े, बैंक वाला कहता नहीं आपके तो 98,000 रुपये ही है, 2,000 का अंतर आ गया ना, तो ढूंढना पड़ेगा अंतर कैसे। उस अंतर को ढूंढने के लिए, उसको मिलाने के लिए हम एक विवरण तैयार करते हैं, एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं जिसको बोलते हैं बैंक समाधान विवरण। अगेन 11वीं क्लास का टॉपिक है, बैंक समाधान विवरण हमें बनाना है, कैसे सीखेंगे देखते हैं इसको। उसके बाद क्या करते हैं, अगली चीज़ है जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब होता है त्रुटियों का सुधार या गलतियों को सुधारना। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब क्या, हम लोग जब लेखांकन करते हैं ना, चीज़ों को लिखते हैं, तो लिखते टाइम कई बार गलतियां हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए आप लिख रहे थे, एक आदमी को आपने सामान बेचा और आप लिखने वाले थे कि हमने 1,000 रुपये का सामान बेचा है, लेकिन जब आप 1,000 रुपये लिख रहे थे तो लिखते लिखते असावधानी के कारण, जल्दबाजी के कारण आपने 1,000 की जगह लिख दिया 10,000, एक जीरो ज़्यादा लग गया, तो एक गलती हो गई ना। अगर गलती हो गई और आपको पता भी चल गया कि गलती हुई है तो उसको सुधारना तो पड़ेगा। तो अकाउंट्स में, लेखांकन में जो गलतियाँ हो जाती हैं उनको सुधारते कैसे हैं, उसको हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बोलते हैं। हद से ज़्यादा आसान टॉपिक है, बहुत सिंपल सा। तो ये तो हो गया बेसिक सिलेबस क्या है। उसके अलावा और कौन कौन से टॉपिक आइए देखते हैं। अगला है अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। लेखांकन किस चीज़ का, मूल्यह्रास का। तो डेप्रिसिएशन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का लेखांकन, उसमें भी क्या क्या पढ़ना है, नीड, सिग्निफिकेंस, मेथड। तो नीड, सिग्निफिकेंस और मेथड पढ़ना है। नीड का मतलब आवश्यकता क्यों है डेप्रिसिएशन की, सिग्निफिकेंस मतलब इसका महत्व क्या है, और मेथड का मतलब है मूल्यह्रास निकालने के तरीके, तौर तरीके, कौन कौन सी विधियां होती हैं। मूल्यह्रास क्या चीज़ है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि बिजनेस में जब भी हम कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति यूज़ करते हैं ना, जैसे आप मशीन यूज़ कर रहे हैं, आप कार यूज़ कर रहे हैं, आप बिल्डिंग, भवन यूज़ कर रहे हैं, फर्नीचर यूज़ करें, बिल्डिंग में, ये बिजनेस में सारी चीज़ें काम आती होंगी। इन सभी चीज़ों का मूल्य हर साल घिसावट के कारण, चीज़ों की पुरानी हो जाने के कारण, अप्रचलन के कारण हर साल इनके मूल्य में गिरावट आती है। इनके मूल्य में हर साल जो गिरावट, जो घिसावट आती है, उसी को हम लोग मूल्यह्रास बोलते हैं। वो मूल्यह्रास कैसे निकाला जाता है, क्यों निकाला जाता है, वो सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना होता है। ये भी अगेन 11वीं का ही टॉपिक, 11वीं 12वीं का टॉपिक है। उसके बाद अगली चीज़ हमें पढ़नी है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहाँ पे क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमें एक खाता बनाना सीखना है जिसको हम बोलते हैं प्राप्ति और भुगतान खाता, और एक बनाना है जिसका नाम है आय और व्यय खाता। बेहद सरल आसान चीज़ होती है। प्राप्ति और भुगतान खाता एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम लिखते हैं हमें पैसे कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए और उन पैसों को हमने कहाँ कहाँ पे भुगतान कर दिया, खर्च कहाँ पे कर दिया। दूसरी साइड हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसमें हम बनाते हैं इनकम का मतलब आय, एक्सपेंडिचर का मतलब व्यय, एक आय और व्यय का विवरण बनाना है। तो ये हमें सीखना है। बेसिकली व्यापार में जो संस्थाएं होती हैं ना, वो दो प्रकार की संस्थाएं मुख्य रूप से होती हैं। एक तो संस्थाएं हैं जो प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, लाभ कमाने के लिए। तो जो संस्थाएं लाभ कमाने के लिए काम करती हैं उनकी भी अकाउंटिंग होती है। और कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो गैर लाभकारी, नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य कमाना नहीं होता, बिजनेस जैसी प्रकृति नहीं है, थोड़ी डिफरेंट प्रकृति, उनकी भी अकाउंटिंग होती है। तो उनके लिए हम लोग ये रिसीट पेमेंट वगैरह बनाते हैं, ये भी हम सीखेंगे कैसे बनता है। उसके बाद हमें पढ़ना है सिंगल एंट्री सिस्टम, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि लेखांकन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक का नाम है सिंगल एंट्री और एक का नाम है डबल एंट्री। सिंगल एंट्री के नाम से ही पता चल रहा है इकहरी लेखा प्रणाली, एक बार लिखने की प्रणाली। डबल एंट्री का मतलब है दो बार लिखने की प्रणाली। तो एक बार लिखने की प्रणाली और दो बार लिखने की प्रणाली, ये क्या है, ये हमें सीखना है, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। उसमें से अभी तक हमने जो भी पढ़ा, पीछे जितने भी नाम पढ़ के आए थे हम लोग, वो सब अपने आप ही दोहरा लेखा डबल एंट्री सिस्टम के थे। एक यहाँ पे हमें पढ़ना है कि सिंगल एंट्री सिस्टम आखिर होता क्या है, और प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अगर आपके पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो, अपूर्ण खाते हो, मतलब सूचनाएं अधूरी हो, तो उनसे आप कैसे काम चला सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, मान लो कि आप है ना बहुत अच्छे अकाउंटेंट हो और आपने सारी की सारी चीज़ें अच्छे से तरीके से लिख के रखी हैं। फिर एक दिन आप ऑफिस में सारी किताबें रख के चले गए, शाम को ऑफिस में आग लग गई, ऑफिस में आग लगने के कारण किताबें जल गई। अब आधी अधूरी सूचना आपके पास बची और बाकी नहीं है। तो अधूरी सूचनाएं अगर आपके पास हैं तो उनका प्रयोग करके आप
कंप्लीट सूचनाएं कैसे बना सकते हो उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसके बाद एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपका लगभग 12वीं क्लास का टॉपिक आ जाता है, जिसका नाम है पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट को हम लोग अंग्रेजी में पार्टनरशिप और हिंदी में बोलते हैं साझेदारी खाते। जब लोग बिजनेस करते हैं तो कोई व्यक्ति अकेला बिजनेस करे, खुद ही पैसे लगाए, अकेला मालिक बन जाए, कमाई घर ले जाए, तो उसको हम बोलते हैं एकल स्वामित्व या सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन जब बिजनेस का आकार बड़ा हो जाता है तो हम अपने साथ में दूसरे व्यक्ति को मिला लेते हैं। एक से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर एक साथ बिजनेस करें तो हम उसको बोलते हैं कि वो साझेदार बन गए, पार्टनर बन गए। तो पार्टनर्स जब बनते हैं तो उन पार्टनर्स के लेखांकन, उनके अकाउंटिंग का मेथड भी डिफरेंट होता है। क्यों? हमें हर चीज़ लिखना पड़ता है कि दोनों पार्टनर कितने कितने पैसे लाए, कौन कितने पैसे बिजनेस से निकाल ले गया, कल को कंपनी ने लाभ कमा लिया, बंटवारा होगा, प्रॉफिट बटेगा तो दोनों को कितना कितना हिस्सा देंगे। एक पार्टनर कह रहा है मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे नहीं काम करना, तो जो छोड़ के जा रहा है उसका हिसाब किताब कैसे होगा। हम 2 मिल के साथ काम कर रहे थे, तीसरा बीच में आ गया तो उसके लिए क्या जुगाड़, क्या एडजस्टमेंट करें। काम ठीक चल रहा है, 3 साझेदार मिलके काम कर रहे हैं, इतने में एक की मृत्यु हो जाती है तो क्या करें। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए साझेदारी खाते पढ़ना है। साझेदारी खातों में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स। फंडामेंटल मतलब इसका जो बेसिक ज्ञान है, आधारभूत ज्ञान है, वो पढ़ना है। इस आधारभूत ज्ञान में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं? हम यही पढ़ते हैं कि साझेदारों के आपस में लाभ हानि बांटने के अनुपात कैसे ज्ञात होते हैं, साझेदार का पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, मतलब वो पैसे लाता है उसकी एंट्री कैसे होती है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बेसिक हमें पढ़नी है। और एक हमें यह भी पढ़ना है कि एक साझेदार छोड़ के चला गया, जिसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो एक साझेदार छोड़ के चला गया, नया साझेदार आ गया, एक साझेदार रिटायर हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो अगर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो उनकी अकाउंटिंग कैसे होगी। तो ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। और एक टॉपिक हमारे पास है जिसका नाम है इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं बीमा के दावे। बीमा के दावे का मतलब है कंपनी के मालिक ने इंश्योरेंस करा रखा था, कंपनी के अंदर आग लग गई, सामान जल गया, अब वो बीमा का दावा कैसे पेश कर सकता है, उसमें कितने पैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा बेसिक एक सिलेबस। तो ये हमारा बेसिक सिलेबस एक हो जाता है। एक बार मैं क्विकली आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इसमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, सब में से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये ध्यान रखिएगा कि हर चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, कुछ सरल होती हैं। तो अगर पहली यूनिट आप देखें तो पहली यूनिट बेहद आसान, जिसमें से 2-3 सवाल आ जाते हैं, बेहद आसान है। दूसरी यूनिट भी बेहद सरल है, तीसरी भी बेहद सरल है, चौथी भी बेहद सरल है। तो पहले 4 तक एकदम आसान काम है, कुछ मुश्किल नहीं है, आप बहुत आराम से सीख पाएंगे, एलिमेंट्री काम है। जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा समझदारी का काम शुरू होता है। इस पूरे में अगर मैं कहूँ कि जहाँ पे कहीं जोर आने वाला है, थोड़ी मेहनत से समझना होता है। हालांकि आप ऐसे चुटकियों में सीख जाओगे, लेकिन थोड़ा ढंग से सीखने की चीज़ है, तो वो एक ये है साझेदारी। साझेदारी नाम आ रहा है ना, तो यहाँ थोड़ी सी समझदारी चाहिए हमें, यहाँ थोड़ा समझदारी से काम करना है। तो ये हमारा हो गया पहला सेकंड पेपर का पहली यूनिट, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, पुस्तक पालन और लेखांकन का सिलेबस। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे की क्लासेस में, और एक एक यूनिट वाइज चलते जाएंगे और बेहद सरलता से, आसानी से सारी चीज़ें सीखेंगे और 25 में से 25 क्वेश्चन ठीक करके पूरे 75 नंबर लाएंगे। धन्यवाद।